मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर एवरीवन, वित्तीय प्रयोजन सभी के लिए, है ना। तो इससे संबंधित आपके सामने पूरा पेपर आपके लिए लेकर आया हूँ। चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। साथ के साथ काफी बच्चों को सवाल रहता है, सर ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। इस फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर एवरीवन की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जब उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। भाई सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, फोर्थ सेमेस्टर में होकर लगातार आपके लिए एफर्ट मार रहा हूँ, हर चीज, वीडियो क्लासेज, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पीडीएफ वगैरह सब कुछ डाल रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, कोई बड़ा काम है नहीं, फ्री में हो जाता है। अब आपको बार बार बोलना भी अच्छा नहीं लगता, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो वीडियो देखते हैं ना उसमें 90% बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। अब बताओ, आपके लिए हर एग्जाम में काम आ रही है, आपकी 5th व 6th सेमेस्टर की एग्जाम आएगी, इतने दिन एग्जाम रेगुलर कराओ, आपको इतना तो विश्वास हो गया होगा ना। सभी बच्चे करो भाई चैनल को सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। वित्त नियोजन, वित्तीय नियोजन क्या है, इसके उद्देश्य, महत्व व वित्तीय नियोजन प्रक्रिया के चरणों की व्याख्या कीजिए। क्या करना आपके सामने, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, उसके पीछे क्या उद्देश्य होते हैं, क्या महत्व होता है और वित्तीय नियोजन प्रक्रिया क्या होती है, उसके चरणों के बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। चलिए, वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपनी चाय, व्यय, बचत, निवेश के लिए उचित प्रबंधन करना आवश्यक है। देखो, सीधी की सीधी बात है, पैसा न बचाने से संबंधित चीज है। अब थाने भी बेरे जिंदगी में अगर पैसों बचाओगा तो आगे काम होगा। अब एक घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को 50 रुपए मिले, 100 रुपए मिले दोनों को, एक क्या करेगा, तुरंत अपने दोस्तों के साथ जाएगा, चाय पकौड़ा खा के उन पूरा कर दे। एक टाबर के अगर अपना दोस्ता का जागो 50 रुपए की चीज खा लेगो और 50 रुपए आपको गुल्लक में गिर देगा, बैंक में जमा करा दो। अब क्यों हो, कोई मान लो कि कोई जरूरत पड़ेगी, कदे जरूरत पड़ी बहुत भाई, यही चाल तो 5-10 साल बड़ा होगा, 18 साल की उम्र हुई, यही चीज रेगुलर चाली। तो एक कन तो जब भाई कोई कॉलेज की फीस वगैरह भरनी थी, पापा कन पैसा कौन बचा, तो एक जो लड़को तो उकन तो कुछ ही थोड़ा, दूसरा कन 5-10 हजार रुपया आपको अकाउंट, बैंक अकाउंट में पड़ा। फर्क है ना दोनों। तो यही आपको जो समझाया जा रहा है कि आज के समय में इंसान कितना पैसा कमा रहा है वो मायने नहीं रखता है, उसको कैसे सही उपयोग करना मायने रखता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वित्तीय नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग किया जाता है कि आप अपने जीवन में पैसे को इस तरीके से चलाओ कि आपको आने वाले समय में कभी भी परेशान ना होना पड़े। समझ में आ गया? एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी अल्पकालीन और दीर्घकालीन वित्तीय लक्ष्य को निर्धारण कर उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करता है। क्या किया जाता है, ये एक पूरी ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति ने, अगर चाहे शॉर्ट टाइम कोई पीस चाहे या लॉन्ग टाइम कोई भी पीस चाहे, उसका जो गोल हुई उन्हें अचीव, उन लक्ष्य ने अचीव कर सका है। ठीक है। प्रभावी वित्तीय नियोजन आर्थिक सुरक्षा देता है कि अगर आपके पास कोई व्यक्ति है जिसके पास क्या है, अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहती है, क्या रहती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहती है। अगर आपकी जेब में पैसा है तो आपकी वैल्यू, वरना कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर किसी के पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है तो उसका भविष्य भी क्या रहता है, सुरक्षित रहता है और वो अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकता है और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का भी उसके पास क्या रहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण साधन रहता है। भाई मैं बता रहा हूं, अब उसको एक पढ़ाई करनी है, घर में पैसे नहीं थे, उसने तो अपनी फीस तुरंत जमा करा दी, दूसरे को परेशान होना पड़ा, है ना। दोनों को बराबर पैसे मिले थे, लेकिन देखो आगे जाकर कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। वित्त नियोजन का क्या अर्थ होता है? वित्तीय नियोजन वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी आय, व्यय, बचत, निवेश, बीमा, नियोजन तथा सेवानिवृत्ति जैसी वित्तीय आवश्यकताओं को विश्लेषण करके भविष्य के लिए उपयुक्त योजना तैयार करता है। वित्तीय नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी आय, कितना पैसा कमा रहा है, समझ में आ गया, कितना खर्च कर रहा है ना, कितना बचा रहा है, कहां पर पैसा, अच्छा बचाना भी, बचाकर आपने अपने सेविंग अकाउंट में डाल दिया, ज्यादा फायदा नहीं होगा। वही अगर आपने एफडी करा दी, आरडी करा दी, स्टॉक मार्केट में लगा दिया, गोल्ड खरीद लिया, वो पैसे से पैसा मिलेगा भाई। तो यही है, पैसा कहीं पर निवेश करना चाहिए। बीमा कर, जो आपके सामने बीमा होती है वो करना होगा। सेवानिवृत्ति के लिए आपके सामने पैसे को बचाना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, ताकि क्या हो सके, आने वाले भविष्य उसके लिए क्या हो सके, उपयुक्त योजना है वो तैयार हो, ताकि भविष्य के लिए अपना पैसा वो आप बचा सको।
इसका मुख्य उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों का उचित प्रबंधन करके वित्तीय लक्ष्य को समय पर प्राप्त करना। इन्हीं सब चीजों का अर्थ यही होता है कि आपके पास जितने पैसे हैं, जितनी धन दौलत है, उसका सही से उपयोग करके आपके जो जीवन में लक्ष्य होते हैं ना, उनको प्राप्त कर सको। ठीक है, पैसे को सही तरीके से आप बचा सकते हो। वित्तीय नियोजन के उद्देश्य, वित्तीय नियोजन का क्या उद्देश्य होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या अर्थ होता है? पहला तो वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति करना। आपके पैसे से संबंधित क्या टारगेट था, आप उसको कैसे प्राप्त करोगे, वो आपके सामने पहले होता है। जैसे कोई इंसान है ना, शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, कोई इंसान घर खरीदना चाहता है, कोई इंसान अपना व्यवसाय करना चाहता है, अपना बिजनेस करना चाहता है, शादी के लिए पैसा चाहिए, सेवानिवृत्ति के लिए, रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए। तो हर इंसान की जरूरत होती है। उस जरूरत के इंसान से अगर इंसान प्लानिंग करे, उस जरूरत के हिसाब से अगर इंसान प्लानिंग करे, तो उसको क्या होता है, वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। धन का क्या कर सकता है, मैनेजमेंट है वो कर सकता है। अगला वाला बिंदु है नियमित बचत को बढ़ावा देना। क्या करना? हर रेगुलर टाइम पे अपना पैसे उसको बचाते रहना। आय का एक निश्चित भाग बचाकर भविष्य के लिए पूंजी का निर्माण करना। क्या करना? अगर कोई व्यक्ति है, क्या है, अगर कोई व्यक्ति है, अपनी जो उसकी आय होती है उससे, जैसे भाई आय एक छोटी चीज बताऊं आपको, अगर 10,000 रुपया महीने के कमा रहे हो और 2,000 रुपया आप अगर बचाकर उसको एसआईपी कर रहे हो, है ना, आपने एसआईपी के तो साल के कितने 24,000 रुपये हो गए, प्लस उस पर 10-15% इंटरेस्ट रेट मिल गया आपको, है ना। तो यही है, इसी तरीके से इंसान है वो जीवन में धीरे धीरे अपनी पूंजी का निर्माण करता है। जितने पैसे कमा रहा है उससे कुछ भाग अपने पास रख लेता है। अगले वाला बिंदु उचित निवेश करना। जोखिम एवं प्रतिफल को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त निवेश विकल्पों का चयन करना। क्या करना? कितना जोखिम और प्रतिफलों का ध्यान में रखते हुए उपयुक्त निवेश विकल्पों का ध्यान में रखना कि आदमी रिस्क लेकर, रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से क्या कर सके, आपके सामने निवेश कर सके। छोटी उम्र अब आपकी, आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हो, डूब गया तो कोई बात नहीं, 60, 30, 40, 50,000 रुपए। अब यही अगर आपके फादर अगर पैसे लगाए स्टॉक मार्केट में, तो उनको डर रहेगा, उनको कहां पर लगाना चाहिए, आरडी, एफडी वगैरह में ज्यादा लगाना चाहिए। समझ में आ गया? आप भी अगर आप भी करना चाहो एसआईपी वगैरह, चाहे 1,000 रुपए की एसआईपी करो, आप लॉन्ग टर्म के लिए 10-15 साल के लिए एसआईपी करो, देखो आपको कितना फायदा होता है उस चीज से। अगले वाला बिंदु है वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। बीमा एवं आपातकालीन निधि के माध्यम से आकस्मिक परिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। क्या करता है? कोई बीमा आपातकालीन जो निधि होती है, भाई आपके सामने अगर कोई इंसान इंश्योरेंस करवा रहा है या उसके इमरजेंसी में उसको पैसा चाहिए, तो उसके माध्यम से इंसान क्या कर सकता है, अपनी आकस्मिक परिस्थितियों के लिए आर्थिक सुरक्षा कर सकता है। जैसे अगर आपने अपनी बीमारी से संबंधित, अगर आपने दुर्घटना से संबंधित अगर आपने इंश्योरेंस करा रखी है, अपनी बाइक की इंश्योरेंस मान लो, खुद की मान लो, कोई ना करे भगवान ऐसा, लेकिन दुर्घटना हो जाए तो आपको क्या मिल जाए, क्लेम मिल जाए, है ना। भाई बाइक की इंश्योरेंस करवा रखी थी, बाइक कहीं पर टच हो गई, आपका नुकसान हो गया, तो आप इंश्योरेंस ले सकते हो, वरना आपका सारा पैसा खर्च हो जाता है, होता है ना। तो यही होता है भाई, इंश्योरेंस करानी भी जरूरी होती है इमरजेंसी में। क्या वो बहुत ज्यादा काम आती है, जब सब कुछ, जब जीवन में आपके पास पैसा इतना बचता नहीं है, बीमारी वगैरह में खर्च हो जाता है, तो वो बीमा है वो आपका बहुत काम आता है। कर नियोजन करना। क्या करना? टैक्स को बचाना। कानूनी प्रावधानों के अनुसार कर देनदारी को कम करने के लिए उचित योजना बनाता है। क्या कहा जाता है? जितने भी जो कानूनी प्रावधान है वो कर देनदारी को कम करने के उचित। काफी लोग है ना जो समझदार लोग होते हैं, पैसे वाले लोग है ना, वो इसीलिए ज्यादा अमीर नहीं बनते हैं कि उनके पास वो बहुत पैसा कमाते, वो इसीलिए भी अमीर बनते हैं क्योंकि वो सरकार को बहुत लिमिटेड टैक्स देते हैं, देते नहीं है, वो टैक्स बचाने के तरीके खोजते रहते हैं, इसीलिए भी वो और ज्यादा अमीर बनते हैं। वित्तीय नियोजन का महत्व करना। आय और व्यय के बीच में एक संतुलन स्थापित करना। आप जितना पैसा, कई लोग कमाते 10,000 है, खर्चा 15,000 का कर देते हैं, है ना। काफी लड़कों को देखना अपने आसपास, उनकी कमाई 5-7 हजार रुपए की और ईएमआई 10,000 रुपए की चल रही है उनकी, है ना। तो परेशान होंगे वो। तो इसी प्रकार से आप जीवन में आप कितना पैसा कमा रहे हो और कहां पर खर्च कर रहे हो, उनके बीच में बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आय और व्यय के बीच में संतुलन स्थापित करना। क्या करना? आपके पास जो पैसा है और आपके पास जो खर्चा है उसके बीच में हमेशा संतुलन स्थापित करना, है ना। नियमित बचत व निवेश की आदत विकसित होती है। क्या होती है? इंसान है ना रेगुलर नियमित बचत व निवेश की आदत डालो। जीवन में छोटी उम्र में आप अपना पैसा उसको बचाना शुरू करो। उस लड़के को 100 रुपए मिले थे, छोटी उम्र से 50-50 रुपए वो बचाना शुरू कर दिया, तब उसके पास लास्ट में इतने पैसे बचे। तो यही है, बहुत छोटी उम्र में ही अपने पैसे को बचाना आपको जीवन में सीखना चाहिए।
भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं के लिए तैयारी करना, क्या करना, फ्यूचर में आपकी जो फाइनेंशियल जरूरतें हैं उसके लिए पहले से तैयार रहो। क्या रहो, आपको भविष्य में किस प्रकार की फाइनेंशियल आवश्यकताएं, फाइनेंशियली जरूरत पड़ेंगी, उसके लिए आप जीवन में हमेशा पहले से तैयार रहना चाहिए आपको। अगले वाला बिंदु है अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना। आपको जितनी जरूरत हो ना उतने पैसे खर्च करो, फालतू के खर्चे से बचना चाहिए आपको। समझ में आ गया? कोशिश करो, जैसे काफी लोगों को मोबाइल का बहुत शौक रहता है ना, कि बोलो लियावा तो फोन, बोले एप्पल को लियावा, छोटो तो लियावा ही नहीं, तो एप्पल के चक्कर में 1.5 लाख रुपए ले लिए, कोई मतलब है नहीं। 20,000 का फोन लेता तो भी वही फोन था तो थरो इसी जोर का, तो कोई बिजनेसमैन हो को नहीं, इसी जोर को थरो बिजनेस भी कौन चाले, दिखावा के लिए ले तो नुकसान है नहीं चीज को। तो यही है, बस 70-80 हजार रुपया अगर कटे कोई ने 2 रुपया सैकड़ा पे देता तो भी थारा देखो कितना रुपये कमाई होती भाई। 20 को एप्पल को मोबाइल है, छोटी सी चीज सिखाऊं था, 20,000 रुपया की कोई वन प्लस को मोबाइल लिया था, की जगह 1 लाख रुपए अगर आप ब्याज पर देते, 2% इंटरेस्ट रेट से, अपने तो इधर ही चलती है समाज में, इतने की रेट चलती है, तो कितना होगा, साल का 24,000 कमा लेता। ठीक है, समझ में आ गई तारा बात? आया का एक मोबाइल हो जो लिया था 1 साल बाद में, आई समझ में? तो यही चीज समझाई जा रही है थाने। अब पेपर के दिखावा का चक्रा मत पड़ो, पिसा ने बचानो और पिसा ने जीवन में आगे बढ़ाने की सोच रखो। आकस्मिक परिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा मिलती है, क्या होती है, जब आपके जीवन में मुश्किल टाइम आए, क्या है, आपके जीवन में जब मुश्किल टाइम आए तो आपको फाइनेंशियली क्या मिलती है, सिक्योरिटी भी मिलती है। सेवानिवृत्ति के बाद में नियमित आय की व्यवस्था संभव हो जाती है। भाई इस तरीके से कोई आरडी, कोई एफडी, उसमें ऐसा इन्वेस्टमेंट बनाओ कि जब आप 50 साल के हो जाओ, जब आपके शरीर उतना काम नहीं कर सके, तो 20-30 हजार रुपया मनाला दिन थाने मिलने लग जाए। अया की व्यवस्था करो, गवर्नमेंट नौकरी नहीं लागो तो भी पैसा बचाओ, एफडी में रुपया इन्वेस्ट करो, थाने एक टाइम बाद में इतनी रकम भेड़ी हो जा कि थाने ब्याज में थारो रिटायरमेंट निकल जा, उम्र निकल जा, तो बेटा भी थारी इज्जत करे। समझ में आ गई ना? तो सेवानिवृत्ति के लिए भी कुछ ना कुछ पैसा आपको बचाना जरूरी है। वित्तीय तनाव कम करना तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, कि फाइनेंशियली क्या करना आपको। अगले वाला बिंदु है वित्तीय तनाव कम होता है तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ती है। क्या होता है, फाइनेंशियली जो स्ट्रेन, भाई जो पैसा के आपके सामने टेंशन है, भी कम हुआ तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता भी बढ़ा है। वित्तीय नियोजन प्रक्रिया के चरण, वित्तीय नियोजन की जो प्रक्रिया होती है उसके क्या क्या अलग अलग चरण होते हैं। वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना, अब ध्यान क्या करना है, वित्तीय नियोजन की कया पिसा ने 50 को प्लानिंग क्या कर सको। सबसे पहले क्या करो, मूल्यांकन करो थारकन की तरफ पे। सबसे पहले अपनी आय, व्यय, खर्च व निवेश व संपत्ति व देनदारियों का विश्लेषण करो। सबसे पहले तो यह सोचो कि पिसो थारकन है कितना, जरूरी चीज तो यह जानना है पैसा है कितना आपके पास, कहाँ खर्च कर रहे हो, कैसे खर्च कर रहे हो, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, और आपके पास कितनी संपत्ति है, सभी चीजों के बारे में अच्छे से आपको मूल्यांकन करना जरूरी है। फिर आपको क्या करना चाहिए, अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करना कि आपके फाइनेंशियल गोल क्या है। क्या निर्धारित करो कि आपके फाइनेंशियल गोल क्या, आपको पैसा चाहिए क्या, आप शॉर्ट टाइम में इन्वेस्ट करना चाहते हो, जैसे कि भाई आपको कैसे कि आपने सोच लिया कि 3 साल बाद में मन के करना है, 3-4 साल में घर बना लो, एक या जमीन खरीदनी है, तो उकले मैं क्या करूं, 3-4 लाख रुपया बेड़ा कर लो। छोटो मतलब गांव की जमीन बता रही हूँ, बाकी तो 15-20 लाख से नीचे किया आजकल, लेकिन उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। 15-20 साल की, भैया आज 15 साल बाद में मेरा बालक होगा, है ना, उन फिर स्कूल की पढ़ाई के लिए फीस चाहिए, तो उकले अलग इन्वेस्टमेंट कर दो, रिटायरमेंट करने लगे। तो इन्वेस्टमेंट को भी टाइप होना चाहिए, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप इन्वेस्टमेंट। योजना तैयार करना, लक्ष्यों के अनुसार बचत, निवेश, बीमा एवं कर नियोजन की उपयुक्त योजना बनाना। क्या करना, जया का जिंदगी में लक्ष्य बनाना कि पैसों बचानो है, कठे इन्वेस्ट करना है, और इंश्योरेंस वगैरह के बारे में पूरी प्लानिंग है बनानी बतानी। चलिए अगले वाला बिंदु है आपके सामने, समीक्षा व संशोधन करना। समय समय पर वित्तीय योजना में समीक्षा करना, टाइम पर, ऐसे नहीं कि एक बार सोच लिया, क्योंकि भाई जैसे समझो पहले आपके पास 10,000 रुपए के आपको पैसे मिलते थे, है ना, अब आपकी
तनख्वाह बढ़ के 20,000 रुपये हो गई, तो आपको फिर से सोचना चाहिए कि मुझे कितना पैसा आ रहा है मेरे पास, कहां पर खर्च करना चाहिए, और मेरी इस समय भाई अब आपके बच्चे हो गए 2, तो आपके उस हिसाब से खर्चे भी बढ़ गए 20,000 की तनख्वाह के हिसाब से। तो यही आपको समीक्षा समय समय पर करनी भी जरूरी होती है। प्रभावी वित्तीय नियोजन का सिद्धांत, नियमित बचत करना। जिंदगी में कैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा नियम रखो कि 5 से 10% पैसा हर बार बचाओ। निवेश में विविधीकरण करना, एक जगह इन्वेस्टमेंट कभी मत करो, गोल्ड में करो, प्रॉपर्टी में करो, अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट अपने जीवन में बनाओ। जोखिम के अनुसार निवेश का चयन करना, क्या करना, आपके सामने जैसे आपके जीवन में सिचुएशन है उसी हिसाब से आप अपना क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो कि आपको उतना ही जोखिम है वो लेना चाहिए। अल्पकालीन निधि का निर्माण करना, पर्याप्त बीमा को सुरक्षित करना, क्या करना आपके सामने, पर्याप्त बीमा को सुरक्षित रखना आपके साथ पास, कि आपके पास कितना जो बीमा आ रही है ना, इंश्योरेंस आ रही है, उसको आपके पास जीवन में हमेशा होनी चाहिए। समय समय पर योजना की समीक्षा करना, कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, सही जगह गलत जगह, उस पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वित्तीय नियोजन प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक सफलता का एक सुरक्षित भविष्य तैयार करता है। अगर कोई इंसान जीवन में हमेशा टाइम टाइम पर अगर अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अगर इसके बारे में हमेशा सोच रखता है, वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है। यह केवल धन बचाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि आय, व्यय, बचत, निवेश, बीमा और कर नियोजन के एक सुनिश्चित प्रबंधन है। इको अर्थ यो कोनी कि थारकन पिस्सा थी बचा लिया। कोई भी इंसान पिस्सा बचान से उतना अमीर को नहीं, जीव पिस्सा से पिस्सा कमान से आदमी अमीर होगा। ठीक है। उचित वित्तीय नियोजन द्वारा व्यक्ति अपने वित्तीय लक्ष्यों को समय पर आर्थिक सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और बेहतर जीवन का स्तर सुनिश्चित करता है। क्या करता है आपके सामने, अगर कोई इंसान सही से अपनी वित्तीय मैनेजमेंट करता है, पैसे को इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो अपने क्या कर सकता है, वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। चलिए अगले वाला बिंदु है जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस एवं गैर जीवन बीमा नॉन लाइफ इंश्योरेंस पर अंतर स्पष्ट करते हुए उनकी आवश्यकताओं एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। क्या करना है, लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है और नॉन लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है, उसके बारे में आपको बताना है। बीमा इंश्योरेंस आधुनिक वित्तीय नियोजन का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह व्यक्ति और उसकी संपत्ति के विभिन्न प्रकारों और जोखिमों की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। काफी बच्चों को नहीं पता तो फिर से बता देना चाहता हूँ। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, पीडीएफ को उठे जाके जो फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर एवरीवन की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, वो लिखे होगा डिस्क्रिप्शन में, ऊपर के लिंक पर क्लिक करोगे तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेगा। दूसरी बात, चैनल में जरूर से सब्सक्राइब कर दियो। यह वो व्यक्ति है उसकी संपत्ति के विभिन्न प्रकारों की जोखिम को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। ये क्यों है, अगर कोई व्यक्ति है उसके पास कितनी संपत्ति है और उस संपत्ति ने वो आपके सामने कैसे बचा सके, उसके बारे में बताने को काम करे। जैसे कि आपके सामने कोई इंसान के जीवन में इंश्योरेंस है, थारी गाड़ी की इंश्योरेंस समझ लो, छोटी सी चीज है और तो बढ़िया उदाहरण को मिला है ना। 500,000 रुपए की थारी इंश्योरेंस हुई, साल की 2,000 की इंश्योरेंस हुआ है, 2-3,000 की होगी, 3,000 तो आपका लाग जाए। लेकिन सोचो कदे एक्सीडेंट हो जाए मोटरसाइकिल को, ठीक है, पूरी मोटरसाइकिल नष्ट होगी, थारा तो कौन लगी, लेकिन आया की चोट आगे की भाई बात गाड़ी पूरी नष्ट होगी और जा तो क्या होगा, कम से कम 50-60,000 रुपए को थारो खर्च हो जातो है ना, खर्च हो जातो। लेकिन इंश्योरेंस में क्या होगा, इंश्योरेंस क्लेम करवा रहे को तो वो सारो खर्चो अगला करके दियो, थारो 4-5,000 रुपए कोई खर्चो पर बैठो है ना। तो यही है इंश्योरेंस, यही काम करता है। अगर जीवन में नहीं चाहते हो आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाए, अप्रिय घटनाएं हो जाए, जैसे बेचारे किसी इंसान पे क्या पता चलता है, इंसान के जीवन का मृत्यु हो जाए, दुर्घटना हो गई, किसी की बीमारी हो गई, आग व चोरी तथा प्राकृतिक आपदा जैसी चीजें हो जाती हैं, जिससे क्या होता है, आर्थिक हानि की भरपाई बीमा के माध्यम से की जा सकती है। कि आदमी जो आपके सामने जो पैसा कमा रहा है ना, उसकी आपके सामने क्या कर सकता है, उसका जो पैसा कमाया था, अब कोई का बीमारी होगी तो बेरना 10-15 लाख रुपया लाग जाए। खैर आजकल तो आयुष्मान भारत योजनाओं से भी इंसान को मुफ्त में इलाज हो जाए, लेकिन फिर भी मान लो कि आदमी बीमा करा के रखा तो और ज्यादा फायदा मिल जाए। सामान्यतः बीमा 2 प्रकार की होती है, एक जीवन बीमा, दूसरी गैर जीवन बीमा। दोनों का उद्देश्य आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना होता है। क्यों है, एक तो लाइफ इंश्योरेंस और एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस। दोनों का अर्थ यही हुआ कि कोई भी इंसान है फाइनेंशियली हेल्प करना। पहली होती है जीवन बीमा होती है लाइफ इंश्योरेंस का क्या अर्थ होता है। जीवन बीमा वो बीमा होती है जिससे बीमित व्यक्ति का जीवन को उसकी सुरक्षा प्रदान की जाती है। जीवन बीमा क्यों है, वह बीमा हुआ है जिससे कोई भी व्यक्ति है ना, उसका जीवन में क्या मिल जाए, फाइनेंशियली सिक्योरिटी मिल जाए। क्या मिल जाए, फाइनेंशियली सिक्योरिटी मिल जाए। यदि बीमा अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यदि कोई भी बीमा है, कोई भी जितनी बीमा दी गई है उसका दौरान अगर जीव इंसान की बीमा बनाई गई, अगर वो इंसान की मृत्यु हो जाए
तो उस नामित व्यक्ति को बीमा की राशि मिलती है, मतलब नॉमिनी ने। जय कि मान लो लाइफ इंश्योरेंस करा रही की आदमी की 1 करोड़ की, है ना, और थे नॉमिनी थारी मदर ने माता जी ने बना रखी, तो वापिस किन मिल जाओ, थारी माता जी ने मिल जाओ अगर थारे साथ कोई आकस्मिक घटना हो जाए। भाई जीवन में नहीं हुआ कोई के साथ, लेकिन फिर भी हो जाए तो। अनेक योजनाओं की अवधि पूरी होने पर बीमित व्यक्ति को मेच्योरिटी राशि भी मिल जाती है। और काफी ऐसी बीमाएं भी होती हैं, अगर उस इंसान की, भाई उस इंसान जिस जब बीमारी के लिए की जाती 5 साल की, और बीमारी नहीं हुई तो जितना पिसो भाई वो मान लो कि लाख की कराई तो 50-60 हजार रुपया उनका वापिस मिल जाएगा। जीवन बीमा की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? पहला होता है जीवन को आर्थिक सुरक्षा देना, कि जीवन में भाई आपके सामने इंसान तो चला जाता है, लेकिन जाने वाला चला जाता है, बीमारी होने वाले को हो जाती है, क्या कर सकते हैं, लेकिन भाई आपके सामने जो उसका घर परिवार होता है वो सुखी से जीवन जी सके, उसके लिए फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है। अगले वाला है परिवार को वित्तीय संरक्षण मिलता है, परिवार को फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है। दीर्घकालीन बचत एवं निवेश का माध्यम बनना, लॉन्ग टर्म इंसान को पैसे बचाने पे मदद मिलती है ना, क्योंकि अगर आप देखो मान लो कोई आदमी बीमार हो जाए, घर में बीमारी आ जाए, क्या कर लिया आदमी, लेकिन बीमा कराई हो ना तो वो पिसो बीमा के थ्रू रिकवर हो जाए। काफी बार आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हो उसको मेच्योरिटी बेनिफिट के रूप में मिल जाता है, मतलब एक साथ क्यों गो एक SIP टाइप भी हो जाए, SIP के मतलब थोड़ा थारो रिप्यो भी भेड़ो जा एक तरीका से। टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं, काफी ऐसी इंश्योरेंस होती है जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं, टैक्स में छूट भी मिलता है। अगले वाला बिंदु है गैर जीवन बीमा, नॉन लाइफ इंश्योरेंस का क्या अर्थ होता है, किसका, गैर जीवन बीमा क्या होती है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस का क्या अर्थ होता है। गैर जीवन बीमा वो बीमा होती है जो व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करती है। क्या होती है, गैर जीवन बीमा वो बीमा होती है जो व्यक्ति के जीवन में जो अनेक जोखिम आ रहे हैं उन सभी जोखिमों से भी सुरक्षा देती है, जैसे कि स्वास्थ्य, वाहन, मकान, यात्रा, फसल, व्यवसाय व अन्य संपत्तियों की बीमा शामिल होती है। इसमें क्या आपके सामने गैर जीवन बीमा है कि बीमा हुआ जिन इंसान की बीमा को नहीं, कोई साधन है, कोई गाड़ी, कोई मकान, कोई यात कठे घूमने जा रहे हो, कोई फसल होगी, उन सब की चीज की इंश्योरेंस अब आप कराई जाए। अच्छा, गैर जीवन बीमा की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है, संपत्ति व परिसंपत्तियों की सुरक्षा देती है। जैसे आपने अपने में गाड़ी का उदाहरण दे रहा हूं बार बार, क्योंकि सबको पता है भाई आपके सामने बाइक वगैरह की इंश्योरेंस होती है, तो इस इंश्योरेंस का क्या फायदा मिलता है कि कभी उस संपत्ति को नुकसान पहुंच गया, आपकी बाइक थी, कार थी, उसको नुकसान पहुंच गया तो आपको उसके बदले में पैसा मिल जाएगा। स्वास्थ्य व दुर्घटना संबंधित योजनाएं भी कवर करती है। अगर आपकी स्वास्थ्य है और आपके स्वास्थ्य खराब हो गया, आपको बीमारी हो गई, आपके जीवन में कोई अप्रिय घटना, कोई दुर्घटना का शिकार हो गया, तो उससे संबंधित जो जोखिम होते हैं उन संबंधित जोखिमों को भी कवर करने का काम करती है। सामान्यतः एक निश्चित अवधि के लिए होती है, मतलब एक फिक्स, जैसे कि भाई 1 महीने के लिए हो गई, 2 महीने की होगी, इस प्रकार की अवधि के लिए देखने को मिलती है। हानि होने के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। अगर कोई भी इंसान है उसके जीवन में ऐसी घटना घट गई तो उसके लिए आपके सामने कंपेंसेशन आपको मिल जाता है। आर्थिक नुकसान को कम करने में सहायक होती है। भाई अगर कोई इंसान है उसके जीवन में अगर पैसा है ना, जैसे कि मान लो भाई बीमार हो गए या गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो 50-60 हजार रुपया आपके खर्च हो जाते है ना, उसके बदले आपको वो खर्च नहीं है, इंश्योरेंस के आपको मिल गए। तो यही आर्थिक नुकसान को कम करने में भी आपको मदद है वो मिलती है। अगले वाला जीवन बीमा व गैर जीवन बीमा में क्या अंतर होता है, जीवन बीमा क्या होती है और गैर जीवन बीमा है वो क्या, आधार जीवन बीमा, दूसरी गैर जीवन बीमा। पहली होती है आधार जीवन बीमा, क्या होती है, उद्देश्य जीवन की सुरक्षा करना, है ना, मतलब जो जीवन बीमा होती है ना, आधार मतलब दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं। जीवन बीमा में क्या होता है, आपकी जिंदगी की सुरक्षा के लिए वो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है कि आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहे। गैर जीवन बीमा में क्या रहता है, संपत्ति व अन्य जोखिमों की सुरक्षा। अगर आपके पास कोई गाड़ी, कोई साधन है, कोई धन दौलत है, उसकी सुरक्षा के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, वो संपत्ति एवं अन्य जोखिमों के लिए पैसा बचाया जाता है, उसको गैर जीवन बीमा में किया जाता है। व्यक्ति का जीवन, यहाँ पर क्या बचता भाई आपके सामने, जीवन बीमा में व्यक्ति का जीवन उसकी सुरक्षा होती है। यहाँ पर वाहन, स्वास्थ्य, मकान, यात्रा व फसल, इन सब की सुरक्षा देखने को मिलती है। अगर आपके पास कोई वाहन है, आपका स्वास्थ्य हो गया, आपकी मकान, यात्रा, फसल, इन सब चीजों की सुरक्षा देखने को मिलती है। मृत्यु या परिपक्वता पे आपको कब मिलेगी भाई जीवन बीमा में, जब आपके सामने अगर आप कहीं पर घूमने फिरने जा रहे हो तब राशि वास्तविक होने पर क्षतिपूर्ति। अच्छा, गैर जीवन बीमा में क्या होती है, अगर आपके पास गाड़ी वगैरह टूट-फूट हो गई तब आपको मिलेगी। यहाँ पर जीवन बीमा में अगर आपकी मृत्यु या बीमारी के लिए तब मिलेगी, अब आप अगर वो उसकी मैच्योरिटी होगी तब मिलेगी।
इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है भाई। जीवन बीमा छोटी थोड़ी होती है, 30-40 साल की है, ठीक है। 1 वर्ष या निश्चित अवधि के लिए, लगभग आपका सामने गाड़ी साधन कराओ तो 1 साल की होगी, नहीं 3 साल की देखने मिला है, लगभग 5 साल की भी हो। बचत बचत तत्व शामिल होते हैं, मतलब आपके सामने अगर जीवन बीमा कराते हो ना तो आप जो पैसा बचा रहे हो वो आपको वापस मिल जाएगा। वहीं पर अगर आप सामान्य बीमा करा रहे हो, गैर जीवन बीमा, उसमें कोई भी आपके पैसे की बचत है वो शामिल नहीं होती है। जीवन बीमा का क्या महत्व होता है? परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। जो आपका जो जीवन में जो परिवार है ना उसको क्या करना? फाइनेंशियली स्टेबिलिटी प्रदान करना। क्या करना? आपका जो परिवार होता है ना उसको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी परिवार प्राप्त करता है। आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में आय का सहारा बनना। क्या करना? अगर कोई इंसान की अचानक जीवन में मृत्यु हो गई तो उसको क्या करेगा? उसको फाइनेंशियली सिक्योरिटी प्रदान करने का काम करेगा। भविष्य में वित्तीय योजनाओं में सहायता करता है। क्या करता है? जो आपका जो फ्यूचर होगा उसमें आपको फाइनेंशियली हेल्प करने का काम करता है। बचत व निवेश को भी प्रोत्साहित करता है। क्या करता है? आपको पैसा है उसको कैसे बचाया जाए, उसको कहां पर इन्वेस्ट किया जाए, इन सब चीजों को भी बचाने का काम करता है। सेवानिवृत्ति व बच्चों की शिक्षा जैसे लक्ष्यों को भी पूर्ति करने में सहायक होता है। कि आपको जो क्या रहता है, रिटायरमेंट हो गया है ना, उसमें कैसे पैसा बचाया जा सके, बच्चों की शिक्षा होती है, उनके जैसे जो लक्ष्य होते हैं उनको भी पूर्ति करने में सहायता देने का काम करता है। गैर जीवन बीमा का आपके सामने क्या महत्व होता है? स्वास्थ्य संबंधित खर्चों को सुरक्षा देता है। क्या करता है? अगर आप जीवन में अगर आपके स्वास्थ्य, आपके हेल्थ है, उससे संबंधित जो खर्चे होते हैं ना उनको कम किया जा सके। वाहन व संपत्ति की भरपाई करता है। भाई कोई अगर कोई वाहन आपका साधन है उसके नुकसान हो गए, आपकी संपत्ति अगर आपने घर पे ले रखा है, घर वगैरह को आपके सामने नया बनाना चाहते हो तो उसके लिए। कोई प्राकृतिक आपदा जैसे भाई बाढ़ वगैरह गया, आपका घर टूट गया, अपने तो इलाके में नहीं होता लेकिन असम में, बिहार, इन सब में आम चीज होती है, तो वहां पर आपको उसका पैसा मिल जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं दुर्घटनाओं से नुकसान को कम करता है। अगर आपके भाई जीवन में बाढ़ तो आ गई, उसको तो नहीं रोक सकते घर, लेकिन घर बनाने का पैसा आपको वापिस मिल जाएगा। व्यवसायों के वित्तीय जोखिम को सुरक्षा प्रदान करता है। काफी बार आपने बिजनेस तो किया लेकिन बिजनेस भाई चला नहीं चला जरूरी थोड़ी होता है, तो आपको वित्तीय फाइनेंशियली हेल्प करने का काम करता है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी देता है और आपके सामने मेंटली भी फिट रखने का काम करता है। चलिए, वित्तीय नियोजन में क्या होता है? वित्तीय नियोजन में बीमा का विशेष महत्व। अगर आप जीवन में फाइनेंशियली प्लानिंग करो तो जीवन में इंसान को एक आध बीमा करानी चाहिए। LIC जीवन बीमा वगैरह भाई इकले ही कराई जहां, क्योंकि यह व्यक्ति के परिवार को निश्चित परिस्थितियों में आर्थिक संकट से बचाता है। क्या करता है? यह व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति होता है ना उसको, परिवार को आपके सामने क्या है, निश्चित परिस्थितियों के संकट, कोई इंसान के जीवन में ऐसे कोई निश्चित कोई संकट वगैरह का उससे बचाने का काम करता है। उचित बीमा अपनाने से वित्तीय लक्ष्य सुरक्षित रहते हैं तथा भविष्य की अनिश्चितताओं को प्रभाव को भी कम करता है। क्या करता है? आपके सामने अगर आप बीमा योजना को अपनाते हो तो अगर आपके जो फाइनेंशियली गोल है वो भी सेफ रहते हैं तथा आपका भविष्य वो भी अनिश्चितताओं से दूर रहता है। जीवन बीमा व गैर जीवन बीमा दोनों ही आर्थिक सुरक्षा के महत्वपूर्ण साधन है। हाँ भाई, आपके सामने चाहे आप जीवन बीमा करो, लाइफ इंश्योरेंस करो, चाहे नॉन लाइफ इंश्योरेंस करो, दोनों ही आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी देने का काम करते हैं। जीवन बीमा व्यक्ति और उसके परिवार के भविष्य को फाइनेंशियली स्टेबिलिटी देता है, फाइनेंशियली सेफ्टी देने का काम करता है। समझ में आ गया? पैसों बच जा रहा है, आदमी को खर्च होने हुए। जबकि गैर जीवन बीमा स्वास्थ्य, वाहन, मकान व अन्य संपत्तियों व अन्य जोखिमों को सुरक्षित रहता है। जो अन्य जो गैर जीवन बीमा हो ना, वो कोई भी इंसान है उसका स्वास्थ्य, उसकी हेल्थ का ध्यान रखना, उसके पास जो वाहन है, उसके जो मकान है, उसकी जो संपत्ति होती है, उन सब चीजों को सुरक्षित रखने का काम करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताएं, आय व जोखिम के अनुसार उपयुक्त बीमा योजनाओं को चयन करना जीवन में आवश्यक होता है। चलिए, अगले वाला है व्यक्तिगत कर नियोजन, पर्सनल टैक्स प्लानिंग के उद्देश्य, महत्व व व्याख्या कीजिए तथा देनदारी को कम करने का उपाय बताइए। व्यक्तिगत पर्सनल टैक्स प्लानिंग क्या होती है उसके बारे में बताना है तथा उसके आपके सामने देनदारी को कम करने के लिए बताना है कि भाई टैक्स वगैरह का टैक्स को कैसे बचा सकते हो आप जीवन में सरकार को देने से। पहला होता है टैक्स सरकार का एक मुख्य आय होता है। टैक्स क्या है? कोई भी सरकार पैसों कमाने के लिए यूज करे। अच्छा, फिर से बता देता हूं भाई, अगर किसी इंसान को PDF चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अब काफी बच्चा कमेंट में सर जी बार बार मत बताया करो, कई बच्चा की स्किप कर दें वीडियो ना, जना बता दिया हूं मैं। जिसके माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, रक्षा व अन्य सार्वजनिक योजनाओं से विकास किया जाता है। टैक्स के सबसे जरूरी चीज है भाई कोई इंसान,
जिसके माध्यम से इंसान क्या कर सके, अपना शिक्षा को पिछो बचा सके, है ना, सॉरी भाई, जिसके माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य व आधारभूत सुविधाएं दी जाती है। भाई जैसे सरकार के पास आपने टैक्स दिया, चाहे जीएसटी से दिया, इनकम टैक्स से दिया, सरकार क्या करेगी, सरकारी में बच्चों को फ्री में पढ़ा रही है, सरकारी में आप इलाज करवा सकते हो, सरकारी हॉस्पिटल में सरकार इतने लोगों को मुफ्त दे रही है, आपके सामने खाना दे रही है ना, सड़कों का निर्माण होता है आपके गांव में, है ना, आपके जो भाई पानी की टंकी का निर्माण हो रहा है, इन सब चीजों का जो आधारभूत सुविधाएं होती हैं वो सरकार आपके टैक्स के पैसे से ही देती है। प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य है कि वो कानून के अनुसार कर का भुगतान करे। भाई हर इंसान का यही लक्ष्य होता ना कि हर इंसान को जीवन में ये चीज समझनी होनी चाहिए कि टैक्स जो अपन टैक्स देते ना, सरकार उसको अपनी भलाई के लिए ही उपयोग करती है। व्यक्तिगत कर पर्सनल टैक्स प्लानिंग वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्ति आयकर अधिनियम के प्रावधानों को पालन करते हुए कर देनदारी व वेद व प्रभावी तरीके से कम करने प्रयास कर सके। मतलब टैक्स प्लानिंग यही है कि आदमी है ना कोई इलीगल काम भी नहीं करे, ठीक है, इलीगल तरीका से अपना टैक्स भी नहीं बचावे, समझदारी को प्रयोग करके टैक्स ने कम कर सके। जहां हमारे पोस्ट ऑफिस की एक एफडी है, उन 33 इन्वेस्ट कर देना तो थान टैक्स की छूट मिल जाए। इसका उद्देश्य कर चोरी नहीं, इसका लक्ष्य ये है कि आपको ना कर में चोरी नहीं करनी है बल्कि कानूनी छूटों का यूज करना है। भाई सरकार का जो छूट दे रही है ना उनको सही तरीका से कहीं उपयोग कर सको, और सरकार जो कटौती देती है उनका सही तरीके से कैसे उपयोग कर सकते हो। व्यक्तिगत कर का नियोजन, पर्सनल इनकम टैक्स को कैसे बचा सकते हो। व्यक्तिगत कर नियोजन एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी आय, निवेश, बचत व व्यय का ऐसा प्रबंधन करता है कि कानून के अनुरूप रहते हुए न्यूनतम कर देनदारी को वहन कर सके और अधिकतम आर्थिक लाभ प्राप्त कर सके। तो व्यक्तिगत कर नियोजन एक आय की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनो आय कितो पिछो जो आपके सामने जो आय है, जो धन दौलत है ना, उन्हें सही तरीका से निवेश कर सके, मैनेज कर सके, ताकि आपका सामने वो कम से कम टैक्स है वो देश को और अधिकतर लाभ ले सके। जय माता नहीं चीज बताऊं तो स्टॉक मार्केट में पैसों दे दियो, अगर वो स्टॉक मार्केट में पैसों लाग रहे ना कदे ऊपर टैक्स को लागू, और वो पैसों अगर थारे बैंक अकाउंट में पड़े ना तो ऊपर टैक्स वगैरह लाग सके। या ये एकदम गलत, मतलब ये सही एग्जांपल थे, कमा रहे हो उनको कुछ पैसों अगर थे कटे इन्वेस्ट कर दियो, है ना, चाहे कोई आरडी में एफडी में कर दियो तो पर थारो कदे भी टैक्स को लागू, है ना, आपका सामने कुछ छूट मिल जाएगी थानो का अंतर्गत। तो यही है, इस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हो। व्यक्तिगत कर नियोजन के उद्देश्य कर देनदारी को कम करना। भाई आपके सामने टैक्स को कैसे आप कम दे सकते हो। वैधानिक छूटों व कटौती का उपयोग करके कर भार को कम करना, कि आप कैसे न कैसे आपके सामने जो सरकार के द्वारा जो छूट दी जा रही है उनका सही से प्रयोग करो, ताकि आपके सामने जो कर का भार है, जो आपके साथ टैक्स का, जो आपके सामने टैक्स का जो सरकार आपसे इतना ज्यादा टैक्स ले रही है, आज के समय तो सरकार बहुत टैक्स लेती है, उस टैक्स को आपके सामने कम से कम आप वो दे सको। आय का प्रभावी मैनेजमेंट करना, आय एवं निवेश का ऐसा नियोजन करना कि अधिकतम वित्तीय लाभ प्राप्त हो सके। क्या कर सके, आप पैसे को इस तरीके से इन्वेस्ट करो कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। क्या करें, आप पैसे को इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करो कि आपको अधिकतम से अधिकतम वो लाभ मिल सके। तो यही है, अपनी आय को प्रभावी तरीके से प्रबंधन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगले वाला बिंदु है बचत एवं निवेश को बढ़ावा। कर लाभ प्राप्त करने के लिए दीर्घकालीन बचत व निवेश को प्रोत्साहित करना। आपको क्या करना चाहिए, अगर आप टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, अगर आप टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको लॉन्ग टर्म सेविंग करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म सेविंग है उनको करना चाहिए, और आपके सामने जो निवेश वगैरह उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। अगले वाला बिंदु वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। भविष्य की आवश्यकताओं के लिए धन का उचित प्रबंधन करना। आप अपने फ्यूचर में आपकी जरूरत है ना, उन जरूरत को आपके सामने जरूरत के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अपना जो मैनेजमेंट है वो आपके सामने पैसे को कर सकते हो। भाई क्यों, बस सरकार ने 2 लाख रुपया दिया, इसकी बजाय 1 लाख रुपया अगर बचा भी लिया तो अगर थारे भविष्य में वो पिछो काम आओगे ना। समझ में कि सरकार को तो कितना ही देना चाहिए, आगे तो भ्रष्टाचार में चल जाए, कोई मतलब को निकले। तो यही चीजें हैं, भविष्य के लिए आप उस पैसे को बचा सकते हो। कानूनी अनुपालन करना, आयकर कानूनों का पालन करते हुए समय पर कर का भुगतान करना। भाई लेकिन ये नहीं आप पैसा बचा रहे तो इसका मतलब ये है कि सरकार को आपने टैक्स देना ही बंद कर दिया। ऐसा नहीं करना है, सरकार को आपको टैक्स भी देना है, लेकिन वो पैसा आपको इस तरीके से देना है कि आपके सामने सरकार टाइम पर तो टैक्स दो लेकिन बचत करने का प्रयास करो। व्यक्तिगत कर नियोजन का महत्व करना।
कर भार को कानूनी रूप से कम किया जा सके, मतलब आप कानूनी तरीके से कुछ ऐसे तिगड़मबाजी को पेच बिड़ाओ जिससे क्या कर सको आप कम से कम इन्वेस्टमेंट, कम से कम सरकार उसको टैक्स दो। बचत व निवेश की आदतें विकसित होती है। अगर आप बार बार इस तरीके के नियम अपनाओगे तो आपको आपकी आदत है ना, वो पैसे को बचाने की जो आदत है वो बचपन से ही आपकी लग जाएगी। वित्तीय लक्ष्य को प्राप्ति में सहायता होती है। क्या होती है आपके सामने जो आपके फाइनेंशियली जो गोल होते हैं, क्या होते हैं आपके जो भी फाइनेंशियली गोल होते हैं ना, उसमें आपको हेल्प मिलती है। किस चीज में हेल्प मिलती है? आपके जो फाइनेंशियली गोल होते हैं ना, उस सब चीजों में आपको हेल्प वो मिलती है। आय एवं व्यय का एक बेहतर प्रबंधन होता है। क्या होता है आपके सामने आपके पास कितना पैसा आएगा और उसको किस तरीके से मैनेज करना है। क्या है आपके पास कितना पैसा आएगा और उसको किस तरीके से मैनेज करना है, उन सब मैनेजमेंट को आपके सामने हर चीजें जो वो अच्छे से संभव हो पाती हैं। कर संबंधित विवादों एवं दंड से बचाव होता है। आपको जो आपका जो टैक्स होता है, टैक्स से संबंधित क्या होता है आपका जो टैक्स होता है, उस टैक्स से संबंधित जो आपके कोई विवाद होता है ना, उससे बच सकते हो, दंड वगैरह से बचाव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप टैक्स दे तो रहे हो, बचा भी, अपना फायदा भी कर रहे हो, बच भी कर रहे हो। काफी बार क्या काफी लोग टैक्स नहीं देते हैं पैसे को, लेकिन बाद में उनके ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़ती है और सारा सारा पैसा वो चला जाता है। तो यही है, आप किसी भी प्रकार की कानूनी पचेड़े में भी नहीं पड़ोगे, आपका पैसा भी बच जाएगा, आपके जीवन में सुरक्षा भी रहेगी। आर्थिक सुरक्षा व वित्तीय अनुशासन बढ़ता है। आपके पास पैसे की भी बचत होती है और आपको फाइनेंशियली आपके पास क्या रहता है, आपके पास इंडिपेंडेंट भी रहता है। अगले वाला बिंदु है कर देनदारी कम करने के प्रभावी उपाय। क्या करें आप? टैक्स है ना, उसको कम से कम देने के लिए कौन कौन से तरीके अपना सकते हो। पहला होता है कर बचत व निवेश योजनाओं में निवेश करना, कि आपको पैसा होता है ना, उसकी कैसे कौन कौन सी योजनाओं में निवेश करना, इसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। सरकार द्वारा विस्तृत कर लाभ वाली योजनाओं में निवेश करना। ऐसी योजनाओं में निवेश करो जिससे सरकार क्या करती है आपके सामने आपको टैक्स में छूट देती है। जैसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस का प्रयोग करना। एनपीएस में निवेश करने वाले आयकर के प्रचलित नियमों के अनुसार कर लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर आप क्या कर रहे हो, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में, नेशनल पेंशन सिस्टम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, कुछ अपनी आय का कुछ हिस्सा, तो सरकार क्या देती है आपको? इनकम टैक्स में आपके सामने क्या है? छूट देती है। समझ में आ गया? जीवन बीमा एवं स्वास्थ्य लाभ। जीवन व स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को निवेश से निर्धारित प्रावधानों के अनुसार कर छूट का लाभ मिल सकता है। क्या कर सकता है? आप बीमाएं ले सकते हो। आप एलआईसी की जीवन बीमा ले ली, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको वही पैसा जो सरकार को जाता वो आपको बीमा में जा रहा है। अगर जीवन में कोई घटना हो गई तो वो पैसा मिल जाएगा, या फिर लास्ट में आपको मैच्योरिटी के रूप में वो पैसा वो मिल जाता है। समझ में आ गया? तो जीवन व स्वास्थ्य बीमा योजनाएं हैं, उनका आपको लाभ है वो मिल जाता है। गृह ऋण का लाभ। गृह ऋण पर दिए गए ब्याज एवं मूलधन पर आवश्यक पर उपलब्ध कर लाभों का उपयोग किया जा सकता है। क्या कर सकते हो आप? गृह ऋण पर दिए गए ब्याज व मूलधन पर उपलब्ध कर लाभों। काफी बार क्या होता है, होम लोन ले रहे हो आप, समझ में आ गया? तो होम लोन कोई इंसान होम लोन लेता ना, तो उसके ऊपर भी सरकार क्या देती है आपको? टैक्स में छूट देती है। तो अगर आपको घर वगैरह बनाना है या घर नहीं बनाना तो होम लोन ले लो। कोई जमीन खरीद लिया आपने, उस पर होम लोन ले लिया, आपको टैक्स में छूट मिल गई और आपने थोड़ा थोड़ा उसको चुकाते रह गए। समय पर आयकर विवरणी आईटीआर का दाखिल करना। समय पर आईटीआर दाखिल रिटर्न करने से दंड एवं अतिरिक्त ब्याज भी बचाया जा सकता है। क्या कर सकते हैं? अगर समय समय पर अगर आप अपनी आईटीआर जमा कर रहे हो, अपने इनकम टैक्स के आपके सामने विवरण जारी कर रहे हो, सरकार को दे रहे हो, तो इससे क्या है, काफी बार सरकार जो आप पे दंड लगाती है, पेनल्टी के रूप में आपसे पैसा लेती है, वो नहीं लेगी, तो वो भी पैसा आप बचा सकते हो। आय एवं निवेश के उचित रिकॉर्ड रखना। सभी आय व्यय व निवेश संबंधित जो दस्तावेज होते हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए कर नियोजन सरल और प्रभावी होता है। क्या कर सकते हो? आपके पास जितना पैसा आ रहा है ना, उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो, उन सभी अपना जो दस्तावेज होते हैं ना, उनको सुरक्षित रखना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि भाई आपको ये पता है कि मैं इतना पैसा कमा रहा हूं, उसको यहाँ पर इतना खर्च कर रहा हूं, मेरे पास बचत तो इतनी हो रही है, तो मैं कितना कर दे सकता हूँ, कम दे सकता हूँ, उसके बारे में अगर आपको जानकारी रहेगी तो सही टैक्स भर पाओगे। सही टैक्स भर पाओगे तो आपकी थोड़ी बहुत बचत जरूर रहेगी। प्रभावी कर नियोजन के सिद्धांत आपको कैसे बचा सकते हो? कर कानूनों की जानकारी रखो, टैक्स से संबंधित नियमों की पर खूब पढ़ाई करो,
ठीक है, केवल वैध एवं कानूनी उपायों, ऐसे नहीं कि इलीगल चक्कर में पड़ गए कि बोले टैक्स बचाने के 5 तरीके यूट्यूब पर देखकर आप उनको अपनाने लगे, बाद में नुकसान हो गया, ऐसा भी नहीं करना आपको। दीर्घकालीन वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार निवेश करें। क्या करें? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनाने का प्रयास करें। समझ में आ गया? ताकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसके बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। समय पर कर योजना की समीक्षा करें। क्या करें? आपके सामने लॉन्ग टर्म, आपके सामने जो योजना होती है उसके हमेशा लॉन्ग टाइम तक आपके सामने जो कैसा कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसके बारे में हमेशा समीक्षा करनी चाहिए। आवश्यकता होने पर वित्तीय विशेषज्ञ से सलाह लें। जरूरत पड़ने पर आप क्या कर सकते हो? जरूरत पड़ने पर आपका कोई अगर वित्तीय विशेषज्ञ है उससे आपका सामने सलाह ले सकते हो। कर नियोजन व कर चोरी में अंतर। कर नियोजन क्या होता है? कर नियोजन होता है कि भाई सही कानूनी तरीके से पैसे को बचा रहे हो। कर चोरी के है अवैध गलत तरीके से आप पैसे को बचा सकते हो और उसका नुकसान है वो भी हो सकता है। कानून होते हैं उनका पालन करना, यहाँ पर उल्लंघन हो जाता है। उपलब्ध व छूट व कटौतियों को उपलब्ध करना, आयकर को छिपाकर बचाने का प्रयास करना, है ना, उसमें ये था। चलिए, व्यक्तिगत कर नियोजन वित्तीय नियोजन के एक महत्वपूर्ण भाग होता है। यह व्यक्ति को कानूनी रूप से देनदारी कम करने व बचत व निवेश को बढ़ाने का तरीका होता है। क्या होता है? व्यक्तिगत अगर पर्सनल अगर आप क्या कर रहे हो, आपके सामने अपने पैसे को बचा रहे हो, व्यक्तिगत जो आपके सामने नियोजन कर रहे हो बहुत जरूरी चीज होती है। ये व्यक्ति को कानूनी रूप से पैसे बचाने पर मदद करता है। बचत व निवेश बढ़ाकर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने पर हेल्प करता है कि कैसे इंसान अपनी फाइनेंशियली सिक्योरिटी कर सकता है। समझ में आ गया? तो ये था पूरा का पूरा आपका फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर एवरीवन का चैप्टर। कैसा लगा वीडियो? जोर से बताओ, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।